भावना। लोकतंत्र अपने उदार बहुलतावादी रूप में समाज का एक आदर्श माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि किस प्रकार का नागरिक समाज आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नागरिक समाज के इस अवधारणीकरण के लिए राज्य और समाज के संबंध पर केंद्रित पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा की लंबी परंपरा की ओर जाना होगा। राज्य के स्वरूप को समझते हुए अपने सामाजिक आधार पर इसकी समझ आवश्यक है। लोकतांत्रिक स्वरूप भागीदारी, जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों के आदर्शों पर आधारित होता है और लोकतांत्रिक पद्धति की आधारशिला के रूप में नागरिक समाज की धारणा में केंद्रित है। तब नागरिक समाज का अर्थ क्या है और कोई व्यक्ति इसके स्वरूप तथा राज्य के साथ इसके कार्यों को किस प्रकार परिभाषित करता है। राजनीतिक चिंतन में नागरिक समाज में विचार का किस प्रकार उद्भव हुआ और राजनीतिक व्यवस्था के विकास के मार्ग में तथा विभिन्न दशाओं में वास्तविक राज्य व्यवस्थाओं के संचालन में यह किस प्रकार विकसित हुआ। भागीदारी वाली राजनीति की भावना और जवाबदेह सरकार और अधिकारों का सम्मान करने वाले राज्य की भावना को लेकर लोकतंत्र का विचार लगातार विस्तृत होता रहा है और सामयिक राजनीतिक विवेचना में इसे मूल रूप से स्वीकृति मिलती रही है। नागरिक समाज इसके सभी अर्थभेदों में पर्याप्त सैद्धांतिक और व्यावहारिक ध्यान आकृष्ट करता रहता रहा है। इसलिए इस इकाई में विचार विमर्शों का उद्देश्य राज्य के सिद्धांत के मूल तथ्यों की ओर और राज्य तथा नागरिक समाज के बीच सूक्ष्म अंतर्क्रियात्मक संबंध के जरिए लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास की ओर जाना होगा। इस परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखने पर यह राजनीतिक सिद्धांत के बुनियादी निर्माण खंडों को स्पष्ट करना चाहिए है। इस इकाई के अंत में हम यह समझ सकेंगे कि नागरिक समाज के सिद्धांत के बिना राज्य का कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। आइए हम यह समझने का प्रयास करें कि नागरिक समाज का अर्थ क्या होता है। 6.2 नागरिक समाज का अर्थ और प्रकृति। नागरिक समाज की परिभाषा करना आसान नहीं है क्योंकि यह इतिहास में विकास करती हुई एक अवधारणा है। प्रारंभ में ही हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज सामाजिक आत्मसंगठन का एक ऐसा स्वरूप है जो राज्य के साथ सहयोग के लिए अनुमति देता है और साथ ही व्यक्तिकरण को समृद्धि प्रदान करता है। कोहन तथा अरातो 1997 ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। हम जानते हैं कि नागरिक समाज अर्थ नागरिक समाज और राज्य के बीच सामाजिक अंतरकार्य का एक क्षेत्र है और सभी परिचित क्षेत्रों विशेषकर परिवार से ऊपर है। संघों के क्षेत्र विशेषकर स्वयंसेवी संघों, सामाजिक आंदोलनों तथा सार्वजनिक संचार के रूप में इन सभी से ऊपर है। आधुनिक नागरिक समाज आत्मगठन के रूपों में तथा स्वयं गतिशीलता के जरिए पैदा होता है। यह कानूनों विशेषकर व्यक्तिगत अधिकारों जो कि सामाजिक भेदों को स्थिर करते हैं के जरिए साधारणीकृत होता है। साधारण शब्दों में नागरिक समाज राज्य में अलग होते हुए भी एक समानांतर क्षेत्र है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां नागरिक अपने हितों तथा इच्छाओं के अनुसार इकट्ठे होते हैं। यह संगठित सामाजिक जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जो स्वैच्छिक, आत्मजनित, पर्याप्त रूप से आत्मसमर्थित और वैध व्यवस्था तथा निर्धारित आपसी मूल्यों के द्वारा बंधा हुआ है। अपने कुटुंबों के बाहर समाज के सदस्य अपने हितों का संवर्धन करने और सुरक्षा करने के उद्देश्य के लिए अनेक प्रकार के मध्यवर्ती संगठनों का गठन करते हैं। इस सवाल के बारे में कोई एकरूपता नहीं है कि किस प्रकार के सामाजिक संगठन नागरिक समाज के दायरे के अंदर आने चाहिए, तथापि परंपरागत रूप से जो संगठन नागरिक समाज के हिस्से के रूप में समझे जाते हैं उनमें गिरजाघरों, पड़ोसी संघों, निजी धर्मार्थ संस्थाओं, निचले मूल समूहों तथा स्थानीय क्लबों को शामिल किया जा सकता है। उन सभी सामाजिक संगठनों को जो राज्य से स्वायत्त, आत्म उत्पादन, स्वैच्छिक तथा खुले हैं तथा साथ ही कानूनी व्यवस्था से बंधे हुए हैं। नागरिक समाज में स्वतंत्र मास मीडिया तथा स्वायत्त सांस्कृतिक एवं बौद्धिक कार्यकलाप शामिल हैं। विश्वविद्यालयों, थिएटरों, फिल्म सोसाइटियों, प्रकाशन गृहों तथा सामाजिक विचार से संपन्न बुद्धिजीवियों को नागरिक समाज का प्रमुख घटक माना जाता है। संक्षेप में यह मध्यवर्ती विशेषता है जो निजी क्षेत्र तथा राज्य के बीच स्थित है। नागरिक समाज को सामान्य रूप से समाज की अपेक्षाकृत व्यापक अवधारणा से भिन्न समझे जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक रूप से कार्य करने वाले तथा व्यवहार करने वाले शामिल होते हैं जो अपने हितों, विचारों तथा प्राथमिकताओं को व्यक्त करने के लिए, सामूहिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए और राज्य के बारे में मांग करने के लिए शामिल होते हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन का सब कुछ नागरिक समाज में पूरी तरह समाहित नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन और अंतर्मुखी समूह गतिविधियों जैसे धार्मिक पूजा, आध्यात्मिकता आदि द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त संकीर्ण समाज को नागरिक समाज के दायरे में नहीं माना जाता। इसी प्रकार व्यक्तिगत कारोबार वाली फर्मों में उद्यम करके मुनाफा कमाने वाले रूप में आर्थिक समाज को भी नागरिक समाज के दायरे से बाहर माना जाता है। नागरिक समाज को राजनीतिक समाज से भिन्न किए जाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों तथा अभियान दलों तथा संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त संगठनों जो कि राज्य के नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा रखते हैं उनको भी राजनीतिक समाज से भिन्न समझा जाना चाहिए। 6.3 लोकतंत्र और नागरिक समाज। लोकतंत्र और नागरिक समाज जुड़वा जैसे हैं, वे एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ उदारवादी लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र को ऐसी जनता के समर्थन की आवश्यकता है जो लोकतंत्र के लिए संगठित है, उसके सिद्धांतों तथा मूल्यों के लिए समाजीकृत है तथा केवल लुभावने संकीर्ण हितों मात्र के लिए ही वचनबद्ध नहीं है बल्कि अपेक्षाकृत बड़े सामान्य नागरिक उद्देश्य के लिए वचनबद्ध है। लारी डायमंड के शब्दों में इस प्रकार की सभ्य जनता प्रबुद्ध नागरिक समाज में ही संभव है। 1999 इस संदर्भ में अलेक्सिस डे टोक्विले का उल्लेख किया जा सकता है। अमेरिकी राजनीति या जीन की श्रेष्ठ रचनाओं में लोकतंत्र नागरिक समाज की सांठगांठ के लिए शोध कार्य की आधारशिला रखी। टोक्विले की राज्य में अमेरिका का लोकतंत्र वहां के स्वयंसेवी संगठनों की विविधता तथा समृद्धि से टिकाऊ हो गया था। उनके विचार में स्वयंसेवी संगठनों ने विश्वास, सहनशीलता तथा समझौते जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में सहयोग दिया। नव टोक्विलेवादी नई पीढ़ियों में रॉबर्ट पुतन जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने 1990 के दशक से लोकतंत्र की भूमि जैसे नागरिक समाज की अवधारणा को पुनर्जीवित किया। इटली क्षेत्रों के राजनीतिक विकास के बारे में पुतन का कार्य समृद्ध उत्तर बनाम कंगाल दक्षिण समृद्धशील सामाजिक पूंजी के शब्दों में उच्चतर संस्थाओं की सफलताओं को स्पष्ट करना चाहा, जिसका तात्पर्य विश्वास, सिद्धांत तंत्र जैसे सामाजिक संगठन की विशेषताएं हैं। पुतन के अनुसार निजी तथा स्वयंसेवी संगठनों में शामिल होने की व्यक्तियों की प्रवृत्ति लोकतंत्र की प्रभाविता के लिए अपने आंतरिक तथा बाह्य परिणामों के लिए योगदान करती है। आंतरिक रूप से संघ सहयोग, एकता तथा सार्वजनिक उत्साह की आदतें डालते हैं। बाह्य रूप से माध्यमिक संघों का सघन तंत्र प्रभावी सामाजिक सहयोग के लिए योगदान करता है। पुतन की धारणा सामान्य रूप से यह है, जहां सामाजिक पूंजी नहीं है, लोकतंत्र फल फूल नहीं सका। 1993
आंतरिक संक्रमण तथा मजबूती के संदर्भ में नागरिक समाज के गुणों के सर्वाधिक व्यापक सैद्धांतिक आकलन के लिए डेवलपिंग डेमोक्रेसी विकासशील लोकतंत्र 1999 के बारे में हाल के लारी डायमंड की कृति सिविल सोसाइटी इन डायमंडस व्यू लोकतंत्र के विकास गहनता तथा मजबूती को देखना होगा। प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए डायमंड लिखता है, नागरिक समाज राज्य की शक्ति की सीमा के लिए आधार उपलब्ध कराता है, राजनीतिक सहभागिता को प्रेरित करने में दलों की भूमिका का पूरक बनता है, राजनीतिक सक्षमता और लोकतांत्रिक कौशलों को बढ़ाता है, लोकतंत्र में जनसाधारण को शिक्षित करता है, राजनीति दल के बाहर मल्टी चैनलों की संरचना तैयार करता है और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें समग्र रूप में अभिव्यक्ति करता है और उनके हितों को बोधगम्य बनने के लिए शक्ति प्रदान करता है, विभिन्न वर्गों के व्यापक हितों को पैदा करता है और राजनीतिक संघर्ष के ध्रुवीकरण द्वारा समाप्त करता है, नए राजनीतिक नेताओं को भर्ती करता है तथा उन्हें प्रशिक्षित करता है, संघर्ष की मध्यस्थता तथा उनके समाधान के लिए तकनीकों का विकास करता है, राज्य के लिए नागरिकों का सम्मान करता है और नागरिकों को राज्य के लिए सम्मान देता है और उसके लिए उन्हें संलग्न करता है तथा आर्थिक सुधार के लिए आवश्यक विचारों को प्रसार करता है। लेकिन डायमंड ने कुछ दशाएं निर्धारित की हैं, उन्हें लोकतंत्र के निर्माण कार्यों के लिए पूरा करने के वास्ते नागरिक समाज के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, यदि नागरिक समाज में अधिकतमयादी समझौता न करने वाले तथा लोकतंत्र विरोधी लक्ष्यों और तरीकों के साथ समझौता न करने वाले हित समूहों अथवा उपसमूह के हितों के साथ नहीं है, तो फिर लोकतंत्र के लिए अच्छी संभावना है। दूसरा, मजबूत नागरिक समाज की एक अन्य विशेषता है जिसे डायमंड ने कहा है, संगठनात्मक संस्थागत संस्थानीकरण का स्तर। जैसा कि वह तर्क देता है, जहां हित संरचनाबद्ध स्थिर तरीके से संगठित है, सहकारी तंत्र की वृद्धि तथा सौदेबाजी करने की सुविधा होती है। तीसरा, अन्य प्रमुख आवश्यकता है संगठनों का आंतरिक लोकतांत्रिक स्वरूप जिसे निर्णय करने वाले नेतृत्व चयन जवाबदेही और पारदर्शिता द्वारा परिभाषित किया गया है। 6.4 नागरिक समाज की उल्लेखनीय विशेषताएं। नागरिक समाज की 5 प्रमुख विशेषताएं डायमंड के प्रस्तुतिकरण को निम्नलिखित रूप में रेखांकित किया गया है। नागरिक समाज का निजी लक्ष्यों की अपेक्षा सार्वजनिक लक्ष्यों से संबंध होता है। 2. नागरिक समाज और राज्य एक दूसरे के इस प्रकार संबंध होते हैं कि राज्य पर नियंत्रण या जीत की जरूरत नहीं होती। नागरिक समाज का लक्ष्य होता है कि संगठनों के रूप में शक्ति का अधिग्रहण करने के बजाय शक्ति की संरचना में सुधार लाना। 3. नागरिक समाज बहुवाद तथा विविधता के आयाम को समाहित करता है। कोई संगठन जो एकाधिकारवादी की तरह शक्ति पर एकाधिकार करना चाहता है और राजनीतिक जगह को कब्जे में लेना चाहता है, जो अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को इजाजत देने से मना कर देता है, नागरिक समाज के बहुवादी तथा बाजारोन्मुखी प्रवृत्ति का उल्लंघन करता है। 4. नागरिक समाज किसी व्यक्ति या समुदाय के हितों के पूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहता है। जो कुछ ऊपर कहा गया है, यह विशेषता उसका अनुसरण करता है। विभिन्न संगठनात्मक संबंधों वाले व्यक्तियों तथा विभिन्न संगठनों का आधिक्य स्वस्थ नागरिक समाज के कामकाज का स्पष्ट संकेत है। डायमंड के मतानुसार नागरिक समाज नागरिक समुदाय की विशेषताओं को बढ़ाने वाला है और यह स्पष्ट रूप से उससे भिन्न होना चाहिए। सामाजिक पूंजी के विचार के साथ साथ नागरिक समुदाय का पुतन का मॉडल नागरिक समाज की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक तथा अपेक्षाकृत अधिक संकीर्ण दोनों ही अवधारणाओं वाला है। मोटे तौर पर यह संघों के सभी तरीकों को सम्मिलित कर लेता है। अपेक्षाकृत संकीर्ण रूप में यह केवल ऐसे संघों को शामिल करता है जो संबंधों के इर्द गिर्द क्षितिज रूप से बने हुए हैं और कमोबेश सहकारी एक रूप तथा विश्वास करने योग्य हैं। तोक्विले की तरह पुतन ने सामान्य रूप में संघीय जीवन के महत्व को संवेदनशील बनाया है, परंतु नागरिक समाज अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत अवधारणा से युक्त है जो कि संघीय जीवन के सामान्य क्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक और सामान्य बनाता है। इस संदर्भ में इस बात पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि एक नागरिक समुदाय के निर्माण की कुंजी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक या राजनीतिक उद्देश्य है या कोई संगठन है। 6.5 नागरिक समाज और राज्य। 6.4 नागरिक समाज की उल्लेखनीय विशेषताएं। नागरिक समाज की 5 प्रमुख विशेषताएं डायमंड के प्रस्तुतिकरण को निम्नलिखित रूप में रेखांकित किया गया है। नागरिक समाज का निजी लक्ष्यों की अपेक्षा सार्वजनिक लक्ष्यों से संबंध होता है। 2. नागरिक समाज और राज्य एक दूसरे के इस प्रकार संबंध होते हैं कि राज्य पर नियंत्रण या जीत की जरूरत नहीं होती। नागरिक समाज का लक्ष्य होता है कि संगठनों के रूप में शक्ति का अधिग्रहण करने के बजाय शक्ति की संरचना में सुधार लाना। 3. नागरिक समाज बहुवाद तथा विविधता के आयाम को समाहित करता है। कोई संगठन जो एकाधिकारवादी की तरह शक्ति पर एकाधिकार करना चाहता है और राजनीतिक जगह को कब्जे में लेना चाहता है, जो अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को इजाजत देने से मना कर देता है, नागरिक समाज के बहुवादी तथा बाजारोन्मुखी प्रवृत्ति का उल्लंघन करता है। 4. नागरिक समाज किसी व्यक्ति या समुदाय के हितों के पूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहता है। जो कुछ ऊपर कहा गया है, यह विशेषता उसका अनुसरण करता है। विभिन्न संगठनात्मक संबंधों वाले व्यक्तियों तथा विभिन्न संगठनों का आधिक्य स्वस्थ नागरिक समाज के कामकाज का स्पष्ट संकेत है। डायमंड के मतानुसार नागरिक समाज नागरिक समुदाय की विशेषताओं को बढ़ाने वाला है और यह स्पष्ट रूप से उससे भिन्न होना चाहिए। सामाजिक पूंजी के विचार के साथ साथ नागरिक समुदाय का पुतन का मॉडल नागरिक समाज की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक तथा अपेक्षाकृत अधिक संकीर्ण दोनों ही अवधारणाओं वाला है। मोटे तौर पर यह संघों के सभी तरीकों को सम्मिलित कर लेता है। अपेक्षाकृत संकीर्ण रूप में यह केवल ऐसे संघों को शामिल करता है जो संबंधों के इर्द गिर्द क्षितिज रूप से बने हुए हैं और कमोबेश सहकारी एक रूप तथा विश्वास करने योग्य हैं। तोक्विले की तरह पुतन ने सामान्य रूप में संघीय जीवन के महत्व को संवेदनशील बनाया है, परंतु नागरिक समाज अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत अवधारणा से युक्त है जो कि संघीय जीवन के सामान्य क्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक और सामान्य बनाता है। इस संदर्भ में इस बात पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि एक नागरिक समुदाय के निर्माण की कुंजी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक या राजनीतिक उद्देश्य है या कोई संगठन है। 6.5 नागरिक समाज और राज्य। राजनीतिक सिद्धांत में 2 ऐसी प्रवृत्तियां रही हैं जिन्होंने राज्य और नागरिक समाज के संबंधों को धुंधला बना दिया है। एक ऐसी प्रवृत्ति रही है कि सभी वस्तुओं के केंद्र में राज्य को रखा गया है। राजनीति के श्रेष्ठ सैद्धांतिकरण के दिनों से ही राज्य केंद्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य को अनावश्यक रूप से अधिक प्रमुखता प्रदान की गई है और राज्य को एक विशेष प्रकार का संस्थागत प्रबंध माना गया है जो समाज के व्यक्तियों की क्षमताओं के विकास तथा अच्छे जीवन की पूर्णता को संभव बना देता है।
इसके विपरीत दूसरी प्रवृत्ति के अंतर्गत पृष्ठभूमि में पहुंचा देने और व्यक्तिगत उद्गम के प्रोत्साहन के लिए अनियंत्रित बाजार की लगाम थमा दी जाती है, निजी संपत्ति की पहले से ही प्रमुखता तथा अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा ला दी जाती है। राज्य की और वापसी को नवोदारवादी परियोजना और बाजार के प्रभुत्व को अनुमति देने वाली परियोजना के नागरिक समाज को सुविधा देना अपना उद्देश्य रखा है, जो कि राज्य केंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत है। समाज के नियामक के रूप में राजनीतिक प्रथा की सीमाओं को निर्धारित करना चाहता है, बदले में नागरिक समाज नागरिकों तथा व्यक्तियों द्वारा न्यायिक रूप से परिभाषित तथा अधिकारों से युक्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों की ओर ले जाता है। राजनीति के खुले प्रचार तथा इसके कार्य के लिए उत्तरदायी राज्य को धारण करने के लिए राजनीतिक भागीदारी नागरिक समाज का प्रमुख लक्ष्य है। चंडोक के शब्दों में राजनीति का आवश्यक तथ्य है बातचीत तथा राज्य के साथ संघर्ष। इसलिए नागरिक समाज ऐसे तार्किक प्रवचन के उत्पादन की स्थली बन जाता है। उस स्थल को रखो जहां राज्य के साथ समाज एक संबंध में प्रवेश करता है, उसे नागरिक समाज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुक्त संप्रेषण तथा प्रचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संघों के गठन के अधिकार की विशेषताओं से युक्त नागरिक समाज का लोकतांत्रिक सिद्धांत में एक गौरवपूर्ण स्थान है। कोई राज्य लोकतांत्रिक है या सर्वहारा, उसकी प्रकृति के बारे में नागरिक समाज की राजनीति से संबंध जोड़कर ही समझा जा सकता है। पुनः नागरिक समाज का प्रभावकारी कार्य, जैसा कि नियंत्रण कार्य से अंतर समझा जा सकता है, उसके लोकतांत्रिक स्वरूप पर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत ने नागरिक समाज के महत्व को लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में माना है। चंडोक के सुंदर स्पष्टीकरण का अनुसरण करते हुए अब यह कहा जा सकता है कि राज्य की प्रकृति को नागरिक समाज की राजनीति से जोड़कर समझा जा सकता है। दोनों ही परस्पर एक बंधन से बंधे हुए हैं। नागरिक समाज के सिद्धांत के बगैर राज्य का कोई सिद्धांत नहीं हो सकता, और इसी के अनुसार राज्य के सिद्धांत के बिना नागरिक समाज का कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। पांच दशमलव एक राज्य नागरिक समाज संबंध विकासवादी परिप्रेक्ष्य। राजनीतिक विचार का इतिहास वास्तव में राज्य नागरिक समाज संबंध का इतिहास है, जैसा कि अनेक राजनीतिक दार्शनिकों ने स्पष्ट किया है। इससे पहले कि हम प्रमुख विचारकों के योगदान के बारे में विचार करें, सामान्य जानकारी के लिए आइए अपने विचारों की प्रगति के बारे में संक्षेप में विवेचना करें। सिविल सोसाइटी अर्थात नागरिक समाज शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक, यूनान राजनीतिक विचारों से हुई और जिनका उल्लेख सिसरो तथा अन्य रोमन विचारकों की कृतियों में मिला। परंतु नागरिक समाज की राज्य के साथ समानता व्यक्त की गई आधुनिक रूप से नागरिक समाज सिविल सोसाइटी 18वीं शताब्दी के स्कॉटिश एंड कॉन्टिनेंटल एनलाइटनमेंट में उभरा। थॉमस पेन से लेकर हेजल तक अनेक राजनीतिक सिद्धांतवादियों ने नागरिक समाज की अवधारणा करते हुए इसे राज्य से अलग किंतु उसके समानांतर माना। उनके विचार में यही ऐसा क्षेत्र है जहां नागरिक अपनी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के साथ संबंध कर सकते हैं। यह नया विचार उन नई आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब नहीं था जो निजी संपत्ति बाजार प्रतिस्पर्धा तथा बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्गीय अभ्युदय के परिणामस्वरूप परिलक्षित हुआ। स्वतंत्रता के लिए मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, जैसा कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों में देखने को मिला। 19वीं शताब्दी के मध्य में नागरिक समाज के विचार को ग्रहण जैसा लगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और आर्थिक परिणामों ने सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एंटोनियो ग्रामस्की ने नागरिक समाज के विचारों का पुनर्जीवित किया और नागरिक समाज को स्वतंत्र राजनीतिक कार्यकलाप का विशेष केंद्र और क्रूरता के खिलाफ संघर्ष के क्षेत्र के रूप में उसका वर्णन किया। तत्कालीन सोवियत संघ के साम्यवादी राज्यों तथा पूर्वी यूरोप में सामाजिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उनके नियंत्रण का विस्तार हो गया। साम्यवादी राज्यों के ध्वस्त होने के बाद राज्य के नियंत्रण क्षेत्रों पर प्रश्न पूछे जाने लगे। वास्तव में चेक, हंगरियाई और पोलैंड के क्रांतिकारियों ने नागरिक समाज का नारा बुलंद किया। उनके विचार में राज्य की वैधानिक संस्था के बाहर नागरिक समाज चर्च की संस्थाओं को फलने फूलने की मांग की। सोवियत प्रणाली के विघटन और पूर्वी ब्लॉक के खंडित होने से विश्व भर में लोकतंत्र के लिए तथा लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने के लिए अभूतपूर्व गतिविधियां चलाई जाने लगी। नागरिक समाज ने गैर राज्य संगठनों के संगठित होने की पहल को उत्तर साम्यवाद प्रशासन की स्थितियों तथा विकसित पश्चिमी देशों जहां पूंजीवादी आणवीकरण दोनों ही वांछनीय सामाजिक पहल के रूप में उभरे, बड़ी जल्दी ही अस्वीकार्य हो गए थे। परंपरागत पार्टी प्रणालियों से थककर बहुत जल्दी ही लोगों ने अपनी दिलचस्पी बढ़ा ली और नए सामाजिक आंदोलनों, महिलावादी, पर्यावरण आंदोलन ने राज्य के नागरिक समाज पहल के लिए अवसरों के द्वार खोल दिए। 6.6 प्रमुख अंशदाता। अब हम उन प्रमुख अंशदाताओं की पहचान कर सकते हैं जिनके विचारों ने नागरिक समाज अवधारणीकरण को समृद्ध किया तथा राज्य नागरिक समाज से संबंधित मुद्दों का स्पष्टीकरण किया। 6.1 प्रतिकूलक तत्व यूनानियों की दृष्टि में राजनीतिक समाज। 1 प्रतिकूलक तत्व यूनानियों की दृष्टि में राजनीतिक समाज मानव के लिए स्वाभाविक था, इसलिए यूनानी राजनीतिक संस्कृति के लिए स्वतंत्र अस्तित्व रख पाने की जहां किसी व्यक्ति के लिए निजी गैर राज्य क्षेत्र का विचार हो, कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। रोमन कानून के अनुसार व्यक्ति द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार राजनीतिक समुदाय के बाहर व्यक्तिगत अलग अस्तित्व के विचार को रोमन कानून में मान्यता दी गई। आधुनिक रूप में नागरिक समाज की अवधारणा के प्रारंभ को 17वीं और 19वीं शताब्दियों के आरंभ में देखा जा सकता है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के दो प्रमुख व्यक्तियों हॉब्स और लॉक को नागरिक समाज की अवधारणा तैयार करने के मामले में अग्रणी व्यक्तियों के रूप में माना जा सकता है। लॉक ने राज्य की स्थिति के विरोध में राजनीतिक या नागरिक समाज के बारे में लिखा। हॉब्स और लॉक दोनों ही ने प्रकृति के राज्य के अवधारणात्मक विरोधों में एक नागरिक समाज का निर्माण किया। नागरिक समाज एक कृत्रिम सृजन है जहां प्रकृति का राज्य मानव के प्राकृतिक रूप में रहने की पूर्व नागरिक समाज की स्थिति में था। अनुबंध आधारित नागरिक और सामाजिक संबंध ने नागरिकता की दशाओं को तैयार किया। इसके विपरीत प्रकृति का अनियंत्रित राज्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा सुव्यवस्थित जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। नागरिकता विशेष रूप से गठित राजनीतिक सत्ता का सृजन थी। लॉक की अवधारणा में संवैधानिक राज्य सही मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के लिए था। इन अधिकारों ने प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया। हॉब्स ने भी आत्मरक्षा के व्यक्ति के अधिकार के सम्मान के रूप में राज्य की सीमाएं निर्धारित की थी। लेकिन नीरा चंडोक ने यह सही ही कहा कि अनुबंध सिद्धांत वाले लोग नागरिक समाज के वास्तव में सिद्धांतवादी नहीं हैं। नागरिक समाज के बारे में बाद में उदार नियमों को तैयार करते समय जो प्रमुख विषय उभरे, इन सिद्धांतों में भ्रूण रूप में पाए जाते हैं।
6.2 श्रेष्ठ राजनीतिक अर्थशास्त्री। 6.2 श्रेष्ठ राजनीतिक अर्थशास्त्री। 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ राजनीतिक अर्थशास्त्री उस प्रबुद्ध दर्शन शास्त्र से प्रभावित थे जिसने तर्क से ईश्वर के स्थान पर तर्क को प्रतिष्ठित किया और पुजारियों तथा प्रतिनिधि दार्शनिकों के स्थान पर वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित किया। उनके अनुसार नागरिक समाज कृत्रिम रचना नहीं है बल्कि विकास का उत्पाद है। समाज इसके कानूनों और सिद्धांतों के अनुसार प्रगति करता है। एडम कागुसन ने नागरिक समाज के विकास मूल प्रगति के उच्चतर दौर से मानव अंतरकार्य के प्रारंभिक रूपों से माना, जो कि श्रम विभाजन, उच्चतर नैतिक सांस्कृतिक उपलब्धि तथा कानून के सरकारी नियम के विषय को माना। क्रमिक सामाजिक विकास के फलस्वरूप वाणिज्यिक समाज का आविर्भाव हुआ तथा सामाजिक आध्यात्मिकता की वृद्धि हुई। यहाँ भौतिक दशाएं तथा अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से समाज की प्रकृति का निर्धारण करने को प्राथमिकता दी गई। मनुष्यों को तार्किक प्राणी के रूप में बताया गया, जो कि श्रम के जटिल विभाजन के जरिए अपने को एक दूसरे पर आश्रित होकर सक्षम बनाने में समर्थ होते हैं। नागरिक समाज की आत्मनियंत्रित संपत्तियां राजनीति तथा राज्य के अवमूल्यन की ओर ले गई। स्वतः नियामी वाली अर्थव्यवस्था तथा समाज की अवधारणा को एडम स्मिथ के लेखों में पर्याप्त अभिव्यक्ति मिली। उनके विचार में राज्य का हस्तक्षेप समाज में आर्थिक कारकों की सृजनात्मकता में व्यवधान होता है। राज्य की भूमिका का जीवन स्वतंत्रता तथा नागरिकों की संपत्ति की आंतरिक अराजकता तथा बाह्य अनुक्रमण से रक्षा करनी थी। अच्छे जीवन की दशाओं को परिभाषित करना या सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करना राज्य का कार्य व्यापार नहीं था। श्रेष्ठ राजनीति अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिवाद, संपत्ति तथा बाजार को प्राथमिकता दी और बुनियादी स्तर पर उन्होंने तार्किक व्यक्ति को वस्तुओं के केंद्र में रखा। इस प्रकार श्रेष्ठ राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा उदार एजेंडा तैयार किया गया और उससे ऐसे नागरिक समाज की अवधारणा उभरी जो ऐतिहासिक रूप व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता से निकली, जहां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति अपने निजी हितों का अनुसरण करने लगा। चंडोक 1995। तथापि प्रारंभिक उदार सिद्धांतवादियों ने सीमित राज्य की अवधारणा को स्थापित किया। बाद में विशेषकर जे एस मिल तथा तोकमिल ने मानव स्वतंत्रता की धमकी देने वाली राज्य की राजनीतिक शक्ति के बारे में चिंता महसूस की। उदाहरण के लिए तोकविल ने देखा कि सामाजिक संस्थाओं के सामने खतरा पैदा हो गया है और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा उनका गला घोंटा जा रहा है। इन आवश्यकताओं पर बल दिया जा रहा था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की बताई जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ यह अनुभव किया जा रहा था कि राज्य के पास असीमित शक्ति कभी नहीं रहनी चाहिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। तोकविल ने पाया कि बहुसामाजिक संघों में यह क्षमता है कि वह राज्य की शक्ति को नियंत्रित कर सके। मुक्त चयन के सिद्धांत पर आधारित संघ सामूहिक कार्य की आवश्यकता के साथ व्यक्तियों के हित के प्रति सामंजस्य रख रहे थे। इन्हीं नागरिक संघों के जरिए नागरिक लोकतांत्रिक गुण अंकुरित होते थे और नागरिक समाज को आकार प्रदान करते थे। तोकविल की ही तरह मिल का भी विचार था कि सार्वजनिक समारोह में निजी नागरिकों के भाग लेने से सार्वजनिक भावना पैदा होती है। सार्वजनिक भावना का यह विद्यालय कहीं नहीं विद्यमान है। इस भावना को शायद ही माना जा सकता है कि निजी व्यक्तियों की प्रमुख सामाजिक स्थिति नहीं होती या समाज के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता। कानून को मानने तथा सरकार की सत्ता में बने रहने के लिए अतिरिक्त उनका और कोई कर्तव्य नहीं होता। उदारवादी विचारधारा का राज्य समाज संबंध पर स्थायी प्रभाव रहता था। नागरिक समाज के बारे में सामयिक विचारों में उदार अवधारणीकरण इस प्रकार होता था कि यह राज्य की शक्ति पर नागरिक समाज द्वारा सीमाएं निर्धारित करता था। 6.3 हेजल नागरिक समाज और राज्य। जैसा कि हम पहले विचार कर चुके हैं कि श्रेष्ठ राजनीतिक अर्थशास्त्री ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने राज्य को नागरिक समाज से अलग माना, लेकिन हेजेल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य नागरिक समाज के अंतर का स्पष्ट विश्लेषण किया। हेजेल की दृष्टि में नागरिक समाज और आधुनिकता जुड़वा चीजें थी। व्यक्ति नागरिक समाज में आत्महित के वैध अनुसरण के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल करता है, जो कि उसकी क्षमताओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। आधुनिक समाज के अधिकार संपन्न व्यक्तियों के विचार विमर्श द्वारा प्रारंभिक काल में विशेषाधिकार के स्थान पर आधुनिक समाज को प्रतिष्ठित किया। नीरा चंडोक के सुंदर विश्लेषण का अनुसरण करते हुए हेजेल ने श्रेष्ठ राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के पदचिन्हों का अनुसरण किया, परंतु पहले के सिद्धांतवादियों से उनका विश्लेषण 3 प्रकार से भिन्न था। एक, हेजेल ने नागरिक समाज को अर्थव्यवस्था के साथ उम्री अतिरिक्त पहचान से अलग अस्तित्व प्रदान किया। निःसंदेह नागरिक समाज में सामाजिक परंपराएं होती हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तर्क द्वारा गठित होती हैं, तथापि अर्थव्यवस्था से उनका अलग अस्तित्व होता है। परिवार और राज्य के बीच स्थित होते हुए भी हेजेल के अनुसार नागरिक समाज ऐतिहासिक दृष्टि से परिवार से अलग एक प्रमुख लक्षण होता है, जो कि सामाजिक संगठन के रूप को राज्य से अलग रखते हुए उसे सर्वोच्च तथा ऐसे संगठन का अंतिम स्वरूप दे देता है। परिवार प्राकृतिक तथा अलक्षित एकता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्यार और एक दूसरे से सरोकार से जुड़ा होता है। नागरिक समाज आत्मजिज्ञासु व्यक्तियों का क्षेत्र होता है, साथ ही इसमें सार्वभौमिकता के सिद्धांत जिसका राज्य मूल रूप होता है। नागरिक समाज में भ्रूण रूप से उसे पाया जा सकता है। इस प्रकार हेजेल की अवधारणा में नागरिक समाज स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे नकारात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता है। इसके बजाय नागरिक समाज ऐसा सक्रिय क्षण है जहां विशेषकर एक रूपता तथा सार्वभौमिकता के बीच द्वैतता का सम्मिलन होता है। 2 एडम स्मिथ के इस आशावाद की व्यक्ति पर स्वार्थी व्यवहार प्रगतिशील समाज का आधार होता है के विपरीत हेजेल ने संदेह व्यक्त किया है और लिखता है कि नागरिक समाज वह सामाजिक क्षेत्र है जहां प्रत्येक व्यक्ति का निजी हित हर अन्य व्यक्ति से मिलता है। उसका विचार था कि आत्महित वाले कार्य आत्मकेंद्रीयता की ओर ले जाते हैं और नैतिक जीवन को नष्ट करते हैं। हेजेल के विचार में मानव समाज नैतिक जीवन को समझ पाने की क्षमता खो चुका है और आधुनिकता ने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर लिया है जहां श्रम विभाजन सामाजिक अंतर कार्य का विनिमय अभिमुखी उपकरणिका का सृजन करता है। जैसा भी चंडोक ने लिखा है, हेजेल की दार्शनिक परियोजना इस मूलहीन व्यक्ति को घर उपलब्ध कराती रही है जो कि सामुदायिक जीवन के परंपरागत सहयोगी संरचनाओं से विहीन हो गया है। 3 स्वतंत्रता के बारे में हेजेल के विचार का आधार है। एक, तार्किक सामाजिक व्यवस्था में स्वार्थ के क्रियान्वयन की धारणा। व्यक्तियों को स्वतंत्रता स्वतः और स्वैच्छिक रूप से ही नहीं प्राप्त हो जाती है, उन्हें शिक्षित और सामाजिक होना पड़ता है। स्वतंत्रता को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने का व्यक्तियों का अधिकार तभी पूरी तरह प्राप्त होता है जब वे एक वास्तविक नैतिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं। इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि नागरिक समाज को संगठित होने की आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर आधुनिकता की यह प्रमुख विशेषता है। सार्वभौमिकता के द्वारा इसकी मध्यस्थता की जानी होती है। जैसा कि चंद्रोक ने स्पष्ट किया है, नागरिक समाज ऐसा क्षेत्र है जहां हेजेल ने एक नैतिक समुदाय में विशेष तथा सार्वभौमिकता की अपनी ऐतिहासिक परियोजना को अव्यवस्थित किया है।
यद्यपि मध्यवर्ती संस्थाओं के क्षेत्र की मध्यस्थता के जरिए हेजेल ने संगठनात्मक भावना की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहा है। ये माध्यम राज्य तथा नागरिक समाज के अपेक्षाकृत लघु स्वरूप हैं और राज्य के गठन की दिशा में एक चरण है। हेजेल का राज्य नैतिकता के सर्वोच्चता के स्तर को प्राप्त करने लेने का प्रतीक है, जो किसी खास लक्षण से सर्वथा मुक्त है। मध्यवर्ती चरण की सामाजिक संस्थाएं विशिष्टता को किस प्रकार परिवर्तित करती हैं और सार्वभौमिकता को संस्थागत रूप प्रदान करती हैं। हेजेलियन दर्शन के विचार में सार्वभौमता की यह विशेषता नागरिक समाज के ऐसे ऊर्ध्वगामी संगठन की ओर ले जाती है जो नीति की अंतिम अभिव्यक्ति करते हुए राज्य के रूप में परिणत होता है। 6.4 नागरिक समाज के बारे में मार्क्स के विचार। नागरिक समाज के बारे में हेजेल ने अवधारणा व्यक्त की है कि नागरिक समाज आधुनिकता की नागरिकता तथा अहंवादी व्यक्तित्व से उद्भूत होता है। मार्क्स के विचार इस अवधारणा से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन राज्य की द्वैतता के बारे में हेजेल के विचार को मार्क्स ने अस्वीकार कर दिया है। मार्क्स ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य का सार तत्व नागरिक समाज में व्यक्तियों के खास हितों को सीमाओं को पार करते हुए सार्वभौमिकता के सिद्धांत की ओर जाता है। मार्क्स ने हेजेल के इस विचार को परे रख दिया है कि नागरिक समाज राज्य की अधीनस्थता में रहता है। मार्क्स के अनुसार नागरिक क्षेत्र में स्वार्थपरता, अहमन्यता और धन लोलुपता पाई जाती है। यह मध्यवर्गीय क्रांति के जरिए इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। नागरिक क्षेत्र में जो कुछ घटित होता है, राज्य उससे भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अभी ऐतिहासिक प्रक्रिया से जन्म होता है जिससे नागरिक समाज उद्भूत होता है। मध्यम वर्ग की असीमित ताकत नागरिक क्षेत्र में दमन और शोषण के कार्यों में लगी रहती है। इसलिए इस प्रकार की पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्य वर्ग का धब्बा लगा हुआ एक संस्थाने का रूप लेता है जिसमें निष्पक्षता और सार्वभौमिकता के सिद्धांत नहीं रह सकते हैं। मार्क्स के विचार में राज्य नागरिक क्षेत्र में विरोधाभासों से समझौता करते हुए चलता है, इसलिए वह नागरिक समाज पर हावी नहीं रह सकता है, वह नागरिक समाज के उन विरोधों को केवल निलंबित रख सकता है। मार्क्सवादी स्थिति को स्पष्ट करते हुए चंडोक ने लिखा है कि नागरिक समाज ऐसा मंच है जहां सामाजिक और राजनीतिक बीच, प्रभुत्व तथा प्रतिरोध के बीच, वमन तथा अभ्युदय के बीच द्वैतता के वाहक चलते रहते हैं। इस प्रकार मार्क्स ने नागरिक समाज के बारे में हेजेल और उन उदारवादियों के विचारों का खंडन किया है जिन्होंने नागरिक समाज को स्वतंत्रता और अधिकारों का मुख्य स्थान माना है। इसके विपरीत मार्क्स ने नागरिक समाज की वास्तविक प्रकृति का पर्दाफाश किया है, जहां समानता तथा स्वतंत्रता के थोथे राजनीतिक रागों द्वारा उत्पादन संबंधों में व्यक्ति की शक्तिहीनता की तस्वीर झलकती है। नागरिक समाज को अपनी मुक्ति के लिए राज्य के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर झांकना होता है। इसके लिए गहरी जड़ों वाले लोकतांत्रिक स्वरूप में परिवर्तन लाना होता है, जो आवश्यक नहीं कि क्रांति द्वारा ही लाया जाता हो। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाप्यस्थताओं की प्रणाली को लागू करके नहीं बचाया जा सकता है। 6.5 नागरिक समाज के बारे में ग्रामस्की के विचार। इटली के साम्यवादी नेता तथा समाजशास्त्री एंटोनियो ग्रामस्की को नागरिक समाज के वामपंथी मूल आलोचना के आधुनिक पुनर्नवीकरण का श्रेय दिया जा सकता है। ग्रामस्की मार्क्स का अनुयायी था, लेकिन उसने हेजेल के विचारों का अध्ययन करके नागरिक समाज की अपनी अवधारणा को पर्याप्त संवर्धित बनाया था। ग्रामस्की के अनुसार राज्य को नागरिक समाज की प्रकृति के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता है। नागरिक समाज ऐसा समाज है जहां राज्य की तमाम शक्तियों, पुलिस, कारावास, सशस्त्र बल केंद्रित करते हैं, जबकि समाज ऐसा होता है जहां राज्य शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक प्रणालियों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से शक्ति के सूक्ष्म रूपों, दृश्य तथा अदृश्य रूपों को लागू करने का कार्य करता है। राजनीतिक समाज दंड संहिताओं तथा कारावासों के जरिए संस्थाओं को अनुशासित रखता है, लेकिन नागरिक समाज इन संरचनाओं के जरिए मन तथा मनोभावना को अनुशासन में रखता है। ग्रामस्की की राय में राज्य में वे सब कार्यकलाप शामिल हैं जिन्हें सत्तारूढ़ वर्ग अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में उपयोग में लाता है। यह नागरिक समाज में चल रहे उन सभी दैनिक कार्यों में अपने को परिलक्षित करता है जो व्यक्ति तथा सामूहिक चेतना का सूक्ष्म रूप से निर्माण करते हैं। प्राभस्की की मुख्य अवधारणा में आधिपत्य को प्रतीकों तथा पौराणिक आख्यानों के इस्तेमाल के जरिए सहमति तैयार करने की अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है। आधिपत्य एक ऐसा संगठनात्मक सिद्धांत है जो संघर्ष से पूर्ण नागरिक क्षेत्र में तथा उसकी बहुलता में एकता उपलब्ध करता है। गौरा चंडोक के शब्दों में प्रभुत्वशाली वर्गों के बौद्धिक तथा नैतिक नेतृत्व के रूप में आधिपत्य राजनीतिक जीवन को नैतिक क्षण उपलब्ध कराता है, यह राज्य के लिए स्वीकृति का आधार उपलब्ध कराता है। नागरिक समाज एक ऐसा नैतिक क्षण है जहां नैतिक दृष्टि तथा अग्रणी वर्ग की दूरदर्शिता द्वारा विखंडित समाज को एकजुट बनाया रखा जा सकता है। ग्रामस्की अर्थव्यवस्था और राज्य से नागरिक समाज के संघीय तथा सांस्कृतिक आयामों का अंतर करते हुए मार्क्सवाद की श्रेष्ठता के आर्थिक तथा राजनीतिक कमियों से खुद को बचाकर रखता है। ग्रामस्की ने विकसित पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज वो संघों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को स्थापित प्रणाली की खाइयों बताया है जो मध्यवर्गीय प्रशासन को स्थिरता प्रदान करती है। इसलिए नागरिक समाज के इस संस्करण को नष्ट किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर श्रमिक क्लबों, नई सर्वहारा पार्टी के वैकल्पिक रूपों तथा बौद्धिक रूपों से भरा जाना चाहिए जो वर्तमान बुर्जुआ रूपों को हटाकर एक सर्वहारा प्रतिपूरक आधिपत्य तैयार करने में सहायता दें। इस प्रकार सामंजस्य नागरिक क्षेत्र में परिवर्तित परंपराओं के द्वारा वर्गों के उपरिवर्तन की विशेषताओं द्वारा भी लाया जा सकता है। ग्रामस्की की दृष्टि में नागरिक समाज का एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति के जरिए रूपांतरण किया जाना चाहिए। चंडोक ने स्पष्ट किया है कि ग्रामस्की के सिद्धांत में नागरिक समाज ने एक सक्रिय और गतिशील आयाम प्राप्त कर लिया है। यह ऐसा स्थल है जहां बुनियादी वर्ग अपने खास हितों को व्यक्त करते हुए अन्य सामाजिक समूहों के साथ वर्ग की स्थितियों को मुखर बनाते हैं। नागरिक समाज ऐसा स्थल है जहां राज्य की वैधता को सुदृढ़ बनाया जाता है, यह संघर्ष स्थली भी है। यही वह स्थान है जहां अनेक उपवर्ग राज्य की शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। हेजेल, मार्क्स और ग्रामस्की के सूत्रों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इन मौलिक राजनीतिक दार्शनिकों ने नागरिक समाज की नए प्रकार से अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने नागरिक समाज के उदार संस्करण का एक वैकल्पिक स्वरूप उपलब्ध कराया है। उनमें से प्रत्येक की धारणात्मक शब्दावली की अपनी विशिष्ट व्याख्याएं हैं।
राज्य सामाजिक संबंध दृष्टि तथा परिवर्तनात्मक प्रतिमान, तथापि सामूहिक रूप से उन्होंने उदार राजनीतिक सिद्धांत को शक्तिशाली चुनौती दी है। नीरा चंडोक ने इसका उपसंहार करते हुए लिखा है, उन्होंने इस उदार व्याख्या को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि नागरिक समाज अधिकारों, व्यक्तिवाद तथा बाजार का क्षेत्र है। ये क्षेत्र के सभी पहलू हैं। सतह के नीचे नागरिक समाज आधुनिक और अमानवीयता के साथ जैसा प्रतीत होता है। यदि इसे अपनी क्षमता को हासिल करना है और ऐतिहासिक उद्देश्य पूरा करना है तो संगठित और परिवर्तित होना होगा। छह दशमलव सात नागरिक समाज विवेचना की समसामयिक सार्थकता। हाल में नागरिक समाज नए उत्साह और अंतर्दृष्टि के साथ राजनीतिक सिद्धांत में फिर से उभरा है। सुदीप कविराज और सुनील खिलनानी ने नागरिक समाज के बारे में अपनी नई पुस्तक में समसामयिक विचार विमर्श में 3 सूत्रों का उल्लेख किया है। एक, पूर्व सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप की अब तक की साम्यवादी प्रणालियों ने अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र को और राज्य संस्थाओं के प्रभावी नियंत्रण जैसे अफसरशाही के नियंत्रण को लगभग क्षेत्रों पर बढ़ा लिया है। उन साम्यवादी व्यवस्था वाले राज्यों के समाप्त हो जाने के बाद राज्य के वैधानिक अधिकार क्षेत्र के बाहर नागरिक समाज की संस्थाओं की प्रगति को प्रोत्साहित करने में आवश्यकता के बारे में तर्क दिया गया। 2, वामपंथी राजनीतिक विचार की कम से कम प्रवृत्तियां नागरिक समाज के विचार को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक रही हैं। सोवियत प्रयोग तथा समाजवाद के विचार के प्रति निरुत्साह के कारण लोकतंत्र के विचार के प्रति निरुत्साह के कारण लोकतंत्र के विचार में कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने और नागरिक समाज के विश्लेषण को फिर से शुरू करने की ओर भी ध्यान गया। थैचर रीगन शासनकाल के दौरान नव कंजर्वेटिव प्रतिक्रिया के वर्षों के दौरान कल्याणकारी राज्य की ओर वापस लौटने के विचार ने ब्रिटिश बहुलवादी परंपरा की भावना को और आगे बढ़ाया। पूंजीवादी पर मानवीकरण की स्थिति का मुकाबला करने के लिए नागरिक समाज में गैर राज्य संगठनों की संघात्मक पहल को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया गया। 3, पश्चिमी देशों में नए सामाजिक आंदोलनों, नारीवाद, पर्यावरणवाद आदि के बारे में वर्तमान चिंतन का नागरिक समाज की विवेचन से कविराज तथा खिलनानी के शब्दों में संघीयताओं तथा विचारों तथा नए सामाजिक आंदोलनों के बीच सुदृढ़ समानता है, जो कि श्रेष्ठ श्रमिक वर्ग आंदोलनों से हितों और रूपों की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न हैं, मूल लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के वाहक हैं। तीसरी, दुनिया के देशों में नागरिक समाज विकास प्रशासन के क्षेत्र में गैर राजकीय क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक संगठनों को लाने के लिए विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों का उपभोग करने में लगे हुए हैं। भारत जैसे देशों में भी नागरिक समाज को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से परंपरागत दलगत राजनीति की भूमिका तथा क्षमता के बारे निराशा की भावना से निकलकर लोकतंत्र को व्यापक तथा गहरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।